नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे बजट का बाजा। बजट का बाजा इसलिए कि बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई हैं जो बहुत ज्यादा नई नहीं थी। हम ये नहीं कहेंगे कि सब नया था, ये भी नहीं कहेंगे कि सब पुराना है, लेकिन हाँ, जो मुख्य रूप से चर्चा में था, जो मुख्य रूप से विपक्ष बातें उठा रहा था, मांग उठा रहा था, महंगाई से थोड़ी सी राहत। थोड़ी सी मतलब बहुत थोड़ी सी भी दे दी जाती तो कुछ होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन सब से हटकर यदि हम मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों के डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने सोचा और पहले भी कई बार उस पर सोचा गया है। तो कुल मिलाकर कैसा रहा बजट, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि किसने क्या कुछ कहा आज बजट पर। इन परिस्थितियों में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सर्वश्रेष्ठ। धन्यवाद। आज बजट में ये प्रावधान किया गया है कि भोपाल की हमारी जो कल्याणी बहनें हैं, जो विधवा बहनें हैं, गैस पीड़ित, उनको 1000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन दी जाएगी, जिनके सुहाग गैस कांड के समय उजड़ गए थे। आज का बजट बहुत अच्छा है। सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताए, सर्वजन सुखाए। इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है। किसानों का भी ध्यान है, तो हाथ ठेले वाले का भी ध्यान है, व्यापारी का भी ध्यान है। सुना, बजट अच्छा कहा जा रहा है। बेरोजगार, आम जन पर महंगाई की मार, व्यापारी पर करों का भार, कर्मचारियों को भूल गई सरकार, संवेदनशीलता का हो रहा झूठा प्रचार, जुमलों और घोषणाओं की सरकार, यही है इस बजट का सार। उन्होंने कहा कि मेरी इस वर्ष की जो प्राप्तियां हैं, जो इनकम होगी प्रदेश की, वो 1,64,677 करोड़ रुपए, 1,64,677 करोड़ रुपया है। और जो उन्होंने बजट पेश किया वो 2,41,375 करोड़ व्यय का किया, यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपए के घाटे का बजट। ये अपने आप में बताता है कि इनकी आर्थिक कुशासन किस हद तक ऊपर जा रहा है, सर माथे जा रहा है। आप देखो कि 2,41,000 करोड़ रुपए के कर्ज में 16 साल में मध्य प्रदेश को लेके आए। आज इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। रोजगार के लिए कोई विजन नहीं, एग्रीकल्चर के लिए कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन बनाना। मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी का कुशासन आर्थिक रूप से कितना चरमरा गया है। लगभग 80,000 करोड़ का घाटा है, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। 4,500 रुपये पर व्यक्ति मध्य प्रदेश के लोगों की आय कम हो गई है। और दूसरा, कर्मचारी हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 3% डीए कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था, उस डीए को देने का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है। जो शहरी गरीबों को आवास देने की बात की है, प्रधानमंत्री आवास, उसमें भोपाल में कितने आवास बनेंगे गरीबों के, उस पर कोई चर्चा नहीं की है। कुल मिला के ये घाटे की सरकार और घोटाले की सरकार है। बजट पे 4 और 5 तारीख को चर्चा होगी तब इस सरकार का, और 1 साल की जो हमारी सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी की, दोनों सरकारों में जमीन आसमान का अंतर है, उसको मैं पूरा खुलासा करूंगा। जीडीपी देखिए, हमारी सरकार में 9.6% जीडीपी बढ़ी थी, इस सरकार में जीडीपी 3.37 कम हो गई है। लगभग 20,000 करोड़ की राशि की कमी आई है जीडीपी में। इसके अलावा जो कर्ज जो इनने लिया है, 47,101 करोड़ रुपए कर्जा, केवल 1 साल में कर्जा इतना लिया है। और तो बजट का बाजा और बजट के बाजे पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग। सत्ता पक्ष ने बहुत अच्छा बताया जैसा कि उम्मीद थी, और विपक्ष ने सवाल उठाए उसकी भी उम्मीद थी। लेकिन कुल मिलाकर एक आम दृष्टि से यदि हम देखें, हम भी देखते हैं महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल क्यों बढ़ा, क्या हो सकता है, और यदि वैट की बात करें तो सरकार कम कर सकती है कि नहीं कर सकती, यदि करती तो कितनी फौरी राहत दे सकती थी। कुल मिलाकर ये सब बातें बहुत दिनों से चल रही हैं, समझ में आती हैं, और ये भी समझ में आता है कि सरकार की यदि कर्जा है तो कर्जा पिछली सरकार पे भी था, और निश्चित तौर पर वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच यदि आप विकास की बात करते हैं,
स्वागत योग्य करिए। स्कूल के लिए सोचा, मेडिकल कॉलेज के लिए सोचा, पेंशन देने की बात हुई है गैस पीड़ितों को, वो भी ठीक है, पुजारियों को मानदेय देंगे, वो भी ठीक है। आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट होगा क्या? क्या कोई बाद में ये पूछता है, जब साल दर साल बजट बढ़ता है, आता है, क्या कोई पूछता है कि उनको उतना मानदेय मिल गया था? करोड़ों के बजट जो पारित होते हैं, क्या उनका पूरा खर्चा हुआ? क्या वो बिल्डिंगें पूरी बन गई? क्या उन शिक्षकों की भर्ती हो गई? क्या रोजगार मिल गया? देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो धरातल पर यदि सोची जाएं तो वो कितनी इंप्लीमेंट होती है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आज बजट का, जो जनता उम्मीद कर रही थी विपक्ष ने, और फरवरी माह में देखे तो 3 से 5 बार ऐसा हुआ है। मैं 3 से 5 बार इसलिए बोल रही हूं कि एग्जैक्ट हम यदि आंकड़े निकालेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि महंगाई बढ़ी, पेट्रोल पर कुछ बढ़ा, फिर कुछ बढ़ा, फिर एकदम बढ़ गया। डीजल पे भी यही हुआ, जब जब पेट्रोल बढ़ा डीजल बढ़ा, उसके बाद गैस सिलेंडर पे भी बढ़ा दिया। तो आपने महंगाई की मार ऐसी मारी है कि आप उससे बाहर नहीं आते, और ये सारी चीजें बढ़ी, ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट पड़ा। जो चीजें वहां से आयात निर्यात हो रही हैं, धीरे धीरे वो दाल तेल सब पर गया। तो इन चीजों को लेके यदि कुछ भी आप दे देते, हम ये नहीं कहते 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आप 5 रुपए भी कम करते तो शायद कुछ राहत मिलती, और ये किया जा सकता था। वैट में कमी हो सकती थी, सरकार कर सकती है, थोड़ा सा कर देते तो कम से कम ये मुद्दा आज नहीं उठता कि सरकार ने महंगाई को लेकर सोचा नहीं। पर क्योंकि नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर बात उठेगी। और कैसा रहा बजट, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया दिन भर हुई है, और लगातार इस वक्त भी कई सारे मेहमान स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे बजट कैसा रहा। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज 2 मेहमान हैं, सत्येंद्र जैन जी और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। आदित्य जी हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करा देती हूं आपको, इस चर्चा में जुड़े रहेंगे हमारे साथ। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले फिरोज जी आपसे करना चाहती हूं। आज जिस तरीके से बजट आया, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया कि कैसा रहा बजट? देखिए, बजट में जो था एक भाषण था, बजट कम था। आप देखिए कि इस प्रदेश की स्थिति इतनी मतलब दयनीय हो गई है, और आने वाला जो समय है वो इतना मतलब जिसको कहते हैं कष्टकारी और विनाशकारी आने वाला है कि 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार को लेना पड़ रहा है। इससे पहले 50,000 करोड़ का कर्ज सरकार ने लिया, और केंद्र सरकार की स्थिति ये है, मोदी सरकार की, कि सभी तमाम राज्यों को मिला के तो 7.5 लाख करोड़ का उन्हें टैक्सेस के पैसे देना है, वो तो वो दे नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश के भी 35,000 करोड़ रुपए नहीं दे पा रहे। अब इतना कर्जा होने के बाद, 2,41,000 करोड़ का कर्जा होने के बाद, हमारे रोजगार युवा जो हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, कर्मचारियों की तनख्वाह कम हो रही है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। आप कोविड महामारी के बाद जो लोगों को महंगाई की मार पड़ी है, जो लोगों की आर्थिक स्थिति चरमराई है, आपने ऐसा कोई रास्ता बजट में नहीं दिया कि लोग अपनी जेब से, क्या होता है, लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि वो अपना पैसे खर्च करें मार्केट में लाके। अब रजिस्ट्री के रेट ही कम कर देते, जो टैक्सेस लगते हैं उनको थोड़ा कम कर देते तो भी लोगों को एक राहत भी मिलती है और लोग प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन सरकार ने वहाँ भी नहीं दिया। मतलब अर्थव्यवस्था का चक्र जो है पटरी पे आ जाए और रोजगार मिल जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखा। जो भी था, भाषण हो रहे थे, निरामय योजना, स्वास्थ्य में कितना पैसा खर्च करेंगे, डॉक्टरों की जो 4-5 हज़ार डॉक्टरों की कमी है, वो पोस्टिंग पद खाली हैं, उनके लिए क्या करेंगे। आप अस्पतालों में जो कुप्रबंधन है, और हमने देखा कि कोविड की लड़ाई जो थी वो हम प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से लड़ रहे थे, तो अब तो सरकार को चेतना चाहिए था, अब तो सरकार को बताना चाहिए था जनता को कि क्या स्थिति रहेगी और हम कैसे इसको ठीक करेंगे और हम कितनी राशि इसमें व्यय कर रहे हैं। ये सब स्थिति मैं समझता हूँ बहुत निराशाजनक बजट रहा ये, और इससे राहत की आम आदमी को कोई उम्मीद नहीं है। जब 4-5 तारीख पर को इस पे चर्चा होगी तो हमारे माननीय कांग्रेस के विधायकगण और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी इस पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, बजट को ओवरऑल देखा जाए तो, ओवरऑल इसलिए बात कर रही हूं कि 2,41,375 करोड़ का ये बजट, सरकार का कर्ज यदि हटा भी दिया जाए तो ठीक है। कुछ मुख्य बातें हैं जो एक बार फिर से अपने दर्शकों को भी यहाँ पर बता दें सवाल के साथ ही मेरे। नई सड़कें बनाने की बात करी,
स्कूल खोलने की बात करी, मेडिकल कॉलेजेस देने की बात करी। इन सब के साथ साथ किसानों के लिए कुछ नया नहीं है। किसानों के लिए वही सारी चीजें जो पहले थी, 0% ब्याज दर पर आप ऋण देंगे, उसके बाद 10,000 सालाना ऐसे कि 6,000 सेंट्रल, 4,000 स्टेट, ये दिया जाएगा। और इन सब के बाद एक पुजारियों का मानदेय, गैस पीड़ितों को पेंशन, ये 2 चीजें पहले भी थोड़ी थी लेकिन कुछ ठीक है और आपने बढ़ाया उन सारी चीजों को लेकर। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 2 चीजें तो जनता से जुड़ी लगी कि पुजारियों का मानदेय, क्योंकि कोरोना टाइम में तमाम चीजें बंद थे, मंदिर बंद थे, सब कुछ बंद था, तो चलिए समझिए कि उनको राहत के तौर पर माना जाए, गैस पीड़ितों के लिए भी माना जाए। लेकिन महंगाई को लेकर आम जनता को क्या मिला, क्या राहत मिली? ये भी एक्सेप्टेबल है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वैट इतना लगा चुके हैं कि वहां से ऑलरेडी सारी वसूली हो रही है। तो थोड़ी सी एक फौरी राहत दे सकते थे। देखिए राखी जी, ये जो आज जो बजट आया है आपको एक संशय की स्थिति भी बन गई थी। मैं बता दूं, एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश को हुई है। हमारे जो हम सब के सांसद हैं, 6 बार के चुने हुए और बड़े वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं 2 बार, माननीय नंद कुमार सिंह चौहान जी, उनका निधन जो हुआ बड़ा दुखद निधन है। और बड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। और जैसा कि विधानसभा में भी इस बात का उल्लेख हुआ, और कल के दिन की जो कार्रवाई है विधानसभा भी उनके उसमें स्थगित कर दी गई है शोक के कारण। तो मेरी भी उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है, क्योंकि वो एक चलते फिरते विश्वविद्यालय थे और सीखने के लिए उनसे काफ़ी, सभी को सीखने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, प्रदेश को, देश के लोगों को। अब मैं आपके बजट की बात करूं तो बजट आप देखिए राखी जी, कोरोना जो आया है, ये कोरोना शताब्दियों के बाद आया है, उसके कारण से पूरे दुनिया ठहर गई थी, थम गई थी, घर के अंदर सिमट गए थे लोग। तो मध्य प्रदेश भी हमारा उससे अछूता नहीं रहा। आप देखिए, जब पूरे देश की जीडीपी, एक क्वार्टर की जीडीपी तो -24% के आसपास हो गई थी, हमारे भी राज्य की जीडीपी को भी बड़ा धक्का लगा। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से भारत ने और मध्य प्रदेश ने कोरोना से लड़ाई लड़ी और जो सारी गतिविधियों को सामान्य करते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान भी है। लेकिन उस सबको संचालन के लिए राज्य की जो नीतियां होती हैं, जो सरकार जो नीतियां लागू करती है, उनका भी सुफल है कि जो नीति है बड़ी अच्छी चल रही है। उसके कारण से जीएसटी का कलेक्शन भी मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 आ रहा है, और जीएसटी भी पूरा देश में बढ़ता, अच्छा कलेक्शन हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इसी प्रकार से आप देखिए बात बिल्कुल सही है। अभी जैसे आपके जो माननीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि समग्र 1,62,000 करोड़ 63,000 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां हो रही हैं, लेकिन इसमें वर्णन किया गया 2,15,000 करोड़ का, तो उन्होंने शायद देखा नहीं। साफ साफ मेरे पास जो बजट का डॉक्यूमेंट है उसमें सब बताया गया कि कैसे 2,15,000 करोड़ से 15,988 करोड़ के आसपास की प्राप्तियां हो रही हैं। उसमें राज्य का हिस्सा होता, राज्य के कर होते हैं, केंद्र से जो मध्य प्रदेश के जो खनिज जो भी जाता है, तो केंद्र के जो कर होते हैं उससे भी राज्य को हिस्सा मिलता है। फिर राज्य की परिसंपत्तियां होती हैं अन्य राज्यों में, उससे भी उनकी आय होती है। और बहुत सारी देनदारी, बोरोइंग्स देता है राज्य, उधर ऋण देता है, उससे होती है। राज्य की संपत्ति बढ़िया से 5-6 प्रकार के मद होते हैं, उसके कारण अगर टोटल सम लगाया जाएगा तो 2,16,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि बताया गया है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से एक भ्रांति है, उन्होंने शायद बजट सही से पढ़ा नहीं था कांग्रेस के नेताजी ने। और जो बात आपने कही महंगाई वाली, महंगाई तो बिल्कुल ये मेरे हिसाब से जब देश की अर्थव्यवस्था ही -23-24% पर पहुंच गई थी, तो और आपको याद होगा कि महंगाई की दर जो है 2011 में ही 12% के आसपास हो गई थी, जब तो कोई ऐसा शताब्दियों में आने वाला पेंडेमिक नहीं था, कोरोना जैसी महामारी नहीं व्याप्त थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में जब पूरे पहिए रुक गए थे, हर घर में अंदर हो गए थे लोग बाग, तब भारत थम गया था। तो उस समय हमारे जो महंगाई की दर है वो 30% के आसपास हो जाती है। लेकिन आज भी राखी जी, अभी भी महंगाई जो है, छोटा सा इंटरप्शन। अच्छा देखिए, इस बात को हम माने, पहले रोना रोया जाता था खजाना खाली होने का, ठीक है, कांग्रेस रोना रोती थी, फिर उसके बाद कोरोना आ गया। मुझे एक बात बताइए, खजाना खाली तो एक तरफ छोड़िए, कोरोना का रोना हमें कब तक रोना है? और यदि कोरोना का रोना है तो फिर इतनी महंगाई भी नहीं बढ़ानी चाहिए थी। आपको पता है ना कि लोग आर्थिक रूप से परेशान हुए हैं बेचारे। वो जो पेट्रोल डला रहे हैं, वो डीजल जो चल रहे हैं, वो तो चलना ही है ना, पैदल नहीं जाएंगे भाई, उनका रोज की चीजें हैं। उनके साथ साथ जो घर का बजट बिगड़ा है उसका क्या? यदि इतनी चिंता थी, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि यदि ऐसा था और यदि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए सारी चीजों को बनाया गया है, तैयार किया गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा महंगाई या पेट्रोल डीजल को बढ़ाना था।
देखिए राखी जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ दिया जाए तो अभी तक जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है महंगाई की दर का निर्धारण या मौद्रिक नीति को निर्धारण करना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही आंकड़ा दिया है, अभी डेटा दिया है कि 4% पे महंगाई दर है, जिसको मैं कह रहा था 30% के आसपास हो जाती, क्योंकि 210 रुपये 220 रुपये किलो की दाल तो हम 2011-12 में खाते थे और ऐसी हर पदार्थ की मूल्य बहुत बढ़ गया था। आज 600 रुपये किलो की दाल खा रहे होते। कोरोना आने के बाद 30% के आसपास महंगाई दर बढ़ जाती जैसा, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत अच्छी सरकार ने और बहुत काम किया है और उसके कारण से आज भी देखिए पेट्रोलियम पदार्थों से निश्चित मैं सहमत हूं आपसे कि जब आप पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर भी इसका भार पड़ेगा ही पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माननीय गवर्नर माननीय शक्तिकांत दास जी ने भी कह दिया है कि सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को मिलकर के अपने अपने हिस्से का टैक्स कम करना पड़ेगा, या तो फिर वो चाहें तो जीएसटी में लेके आए पेट्रोलियम पदार्थों को, और दूसरे पदार्थ जैसे वाइन वगैरह जिसको कि पहले लेके नहीं आया गया, उसमें कई राज्य असहमत हो जाते थे। तो अब वो सहमति बनाने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो कांग्रेस का राज्य हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे ममता दीदी हो, चाहे तमिलनाडु के सरकारें हों, जो भी क्षेत्रीय दल हैं, उन सबकी सरकारों को सबको मिलकर के इस विषय पे काम करने की बहुत जरूरत है, उसके कारण ही कम होगा। और रही बात कर बढ़ाने की, मध्य प्रदेश की सरकार ने इस स्थिति में जब आप कह रहे हैं कि देखिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज इस साल लेना पड़ा है, और FRBM एक्ट को एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया है 2003 में, जो हर राज्य का बजट के लिए कि कितना बजट वो आय व्यय का पत्रक पेश करेंगे अपना, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया। उस FRBM से सभी राज्य सरकारें चलती हैं। उस FRBM एक्ट में तक आप देखिए बदलाव करना पड़ा और कहना पड़ा कि जीडीपी का, स्टेट की जो जीडीपी होती उसके 5% तक का आप ऋण ले सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसा पैंडेमिक आया है, तो उसके हिसाब से भी बहुत अभी कम ऋण लिया गया है। और देखें तो कमलनाथ जी की सरकार ने, खुद कमलनाथ जी ने भी बताया था, कर्ज उनके खुद विधानसभा में उन्होंने जानकारी दी थी कि उनके समय में प्रति व्यक्ति प्रति साल का जो कर्ज था प्रति वर्ष का, वो 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ गया था। 20,000% था FRBM एक्ट के तहत 3.6% जी नहीं 2.67% था। मैं 2.67% था और आप आए हैं 4.69 पे। गूगल नहीं मुझे याद है। अरे और अब आप इसके बाद जो जंप कर रहे हैं वो 5 के ऊपर जंप कर रहे हैं, क्योंकि डिबेट का स्तर खराब हो जाएगा। चलिए, सबसे बड़ी बात ये भी है, सम्मान करता हूं, नहीं आपने गलत जानकारी दी इसलिए मैंने बोला। नहीं आप गलत जानकारी दी थी, मैंने तब भी नहीं कहा। आपने 50,000 करोड़ का कर्ज कहा, अभी तक 30,000 करोड़ से कुछ कर्ज लिया गया है। 47.10 करोड़ है। देखिए आंकड़ों पे, देखिए आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, मैं अपनी बात को काटा नहीं था, ठीक है, मैं चाहता तो, लेकिन मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। चलिए हमारे क्या है, विकास की बात करें, कैसे हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाएं, उस दिशा में ये विकास जो बजट है, आदित्य जी का पक्ष आ जाए, समावेशी बजट है और बड़ा अच्छा बजट पेश हुआ है। आदित्य जी, आपके नजरिए से बजट कैसा रहा? बहुत सारी बातें हैं, हम आंकड़ों पे ना जाए। देखिए आंकड़े वाकड़े जनता नहीं समझती। मैं आपको सीधा, मतलब जितना मेरा अनुभव है और जितना जनता के बीच आज चर्चा होगी, तमाम लोगों से हमने दिन भर डिस्कशन किया, बजट से पहले भी डिस्कशन किया था, उन्हें क्या समझ में आता है। उन्हें यदि 70 रुपए 75 रुपए का पेट्रोल यदि 100 रुपए में डलाना पड़ेगा, या डीजल उनको उतना करना पड़ेगा, 100 रुपए का 150 रुपए का तेल यदि 250 रुपए में 200 रुपए में मिलेगा। आप समझिए किसी भी वस्तु पर यदि सीधे सीधे 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर जनता को फर्क पड़ेगा। वो ये नहीं देखते हैं कि सरकार माइनस कितने में जा रही है, कितना करोड़ का वो बजट ला रही है, वो ये देखते हैं कि उनसे जुड़ी हुई चीजों पर सरकार ने क्या दिया। मैं यदि गलत नहीं हूं तो इसको कितना एग्री करेंगे, वो ये समझते हैं। आंकड़े अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तथ्यों पे बात होनी चाहिए, लेकिन मेन है कि बजट से जो जनता उम्मीद लगाए बैठी थी, क्या उसे उतना सब कुछ मिला? आपके नजरिए से क्या रहा? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, इसलिए आंकड़ों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सीधे सीधे ये कहना चाहूँगा कि किसी बजट का जन सामान्य पे क्या असर पड़ता है, वो बजट के बाद उसकी मोटी मोटी चीज़ें सामने आने के बाद लोगों की जो प्रतिक्रिया आम लोगों की है। अर्थशास्त्री अपने ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं और अपने ढंग से प्रतिक्रिया का दिशा को बदला जा सकता है, इसलिए उसमें उलझने से बेटर है कि आम पब्लिक में क्या परसेप्शन जाता है। अब एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि विगत वर्ष और आने वाले जो वर्तमान वर्ष है, इस दोनों में ही कोविड की जो समस्या, कोविड की जो एक बहुत बड़ी त्रासदी से हम लोग जो गुजरे हैं, पूरा देश और अपना प्रदेश गुजरा है। सबसे मुख्य बिंदु इस बार कोविड के प्रभाव से का जनता पे जो प्रभाव पड़ा है, उससे उन लोगों को उबारने का था। अब निश्चित तौर पे मंत्री जी ने कोविड को उन्होंने एक बड़ा बिंदु बनाया, लेकिन विशेष तौर पे इसमें देखने वाली बात यह है कि जो सॉफ्ट कॉपी मेरे पास आई है, कोविड नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी पॉइंट इन्होंने दिए हैं, जैसे इन्होंने सबसे ऊपर दिया फसल बीमा का भुगतान, ये लिखते हैं कोविड नियंत्रण के लिए इन्होंने क्या प्रावधान किया है। उसमें लिखा नीचे, फसल बीमा राशि का भुगतान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, खरीफ फसल 0% ब्याज, गेहूं, धान, ज्वार, बिजली, अनुसूचित जाति। अब ये हम सब जानते हैं कि कोविड से लोग कहां कैसे कैसे जूझ रहे हैं। उनमें से इसमें से थोड़े बहुत तो सब पे असर पड़ा है। निश्चित तौर पे किसी के परिवार का व्यक्ति चला गया, क्यों नहीं उस पे असर पड़ेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, कोई भी हो, राजनेता हो। लेकिन हम सबको पता है कि कोविड का आर्थिक जगत की जहां तक बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे सबसे कम विपरीत प्रभाव कोविड का पड़ा है। और यदि आप कोविड नियंत्रण के तौर पे केवल ग्रामीण और गांव से जुड़ी हुई के बिंदुओं को आप लेकर के आएंगे, तो ये मुझे लगता है कि सरकार के लोगों के अलावा अधिकारियों की कहीं ना कहीं कमजोरी इसमें सीधी सीधी दिखाई देती है। जिस तरीके से ये सॉफ्ट कॉपी बनाई गई और बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया है। अब कहना यह होगा कि कोविड का सर्वाधिक असर मानसिक तौर पर उन लोगों पे हुआ है जिन्होंने अपनी नौकरियां खोई हैं और जिनके पास आज भी रोजगार नहीं है। उनके रोजगार के लिए, उनके पुनर्वास के लिए उसमें कोई गरीब अमीर का भेद नहीं है। उसमें बड़े लोगों की भी नौकरियां नहीं है, बड़े लोगों के रोजगार गए हैं, उद्योग धंधे तबाह हो गए हैं और लोगों ने सुसाइड तक किया, यहां तक स्थिति पहुंच गई है। सबको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा इस त्रासदी से। उन लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए, इसमें तो कहीं एक भी बिंदु नहीं है सामान्य व्यक्ति के लिए। या तो ग्रामीण और गांव से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति लिखा हुआ है, पिछड़ा गरीब लिखा हुआ है। अब इसमें जो शहरी गरीब लोग हैं या शहरी सामान्य मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उन लोगों का कहां जिक्र है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि उसका होना बहुत अनिवार्य और होना चाहिए था। उस पर व्यापक सर्वे होना चाहिए था, उस पर व्यापक कार्य योजना बनना चाहिए थी और उस कार्य योजना को सामने लाके लोगों को राहत दी जाना चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई है इस बजट में। तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। वैसे बजट जिस तरीके से होता है, बजट को बनाने की कोशिश की गई है और ठीक है कि अब उसमें एक बात और कही गई है, आत्मनिर्भर बजट, है ना। इसमें मेरा ये कहना है कि जीएसटी का ही कितना सारा पैसा मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से लेना है अपने हिस्से का, है ना। इस तरीके से यदि केंद्र सरकारों की नीति रहेगी तो क्या कोई प्रदेश आत्मनिर्भर कभी भी बन पाएगा? हमारा ही पैसा हमको ही नहीं मिल रहा है, आपने लिया हुआ है, हम कर्ज लेते चले जा रहे हैं। हमारी सरकार यहां पर है, हमारी सरकार वहां पर है और हमको कर्ज लेना पड़ रहा है, हमारा पैसा आपके पास है। हम ऐसे कैसे आत्मनिर्भर रह पाएंगे? यदि सारी टैक्स और राजस्व से जुड़ी हुई योजना केंद्रीकृत की जाती रहेंगी एक के बाद एक, तो कोई भी प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, एक बात और आदित्य जी आपसे ही जानना चाहूंगी, इस बार एक पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसका काम पहले भी शुरू हुआ था, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बार बार वही सारी चीजों को आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। वो काम शुरू होता है, फिर अगली सरकार आती है, रुक जाता है, फिर आते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। तीर्थ दर्शन योजना पे भी यही हुआ, पहले चलती थी, फिर बंद हो गई, फिर आ गई। तो मतलब क्या ऐसे ही करते रहना है, भेदभावपूर्ण नहीं करना है क्या कि वो उनकी सरकार है तो हम नहीं चलने दे रहे? यार, विकास की जो चीजें हैं उन्हें आप करते रहिए, उसके साथ साथ जनता की चीजों को देखिए, उस पर बात नहीं होती। देखिए, लोक लुभावन बजट की आवश्यकता होती है, लोक लुभावन बिंदुओं को समावेश किया जाता है, लेकिन जहां तक
जो रोड की परियोजना है वो एक बहुत अच्छी परियोजना है और उससे आर्थिक जगत पे प्रदेश का आर्थिक विकास होने की पूरी संभावना है। वो एक बहुत अच्छी योजना है। ठीक है, किसी वजह से पहले नहीं हो पाई हो, लेकिन यदि वो होती है तो निश्चित तौर पर, जैसे प्रधानमंत्री स्वर्ण चतुर्भुज योजना एक जमाने में अटल जी ने चालू की थी, तो इस तरीके से यदि एक पूरे प्रदेश को एक दूसरे के सिरों को अपने आप में सतत ढंग से जोड़ दिया जाए, जिनका शॉर्टेस्ट वे देखा जाए और लोग अप्रोचेबल हो जाएं, तो निश्चित तौर पे व्यापार में वृद्धि होती है, लोगों में आवागमन में वृद्धि होती है और उसका लाभ मिलता है। चलिए फिरोज जी, ओवरऑल बजट की हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं और एक एक पॉइंट पे आएंगे तो बहुत वक्त भी लगेगा, इसीलिए मैंने उसका कंक्लूजन जो निकाला, बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बात की। पहला मुख्य चीज तो यही गई है कि जनता को वो चीज नहीं मिली जो चाहिए थी। आपने नए टैक्सेस नहीं लगाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम नर्मदा एक्सप्रेस वे से लेकर नई सड़कें बनाने से लेके यहाँ हम कैंसर हॉस्पिटल खोलने की, नए स्कूल खोलने की और इन सब चीज़ों को लेते हैं। आज दिन भर में बहुत सारे लोगों ने एक सुझाव दिया, कुपोषण पे बात नहीं करी। बहुत उत्पादन है, बहुत खाना है, कोविड के टाइम में लोगों ने एक दूसरे की मदद करी, मिड डे मील है, सब संचालित होते हैं, पर बच्चों को वो कीड़े वाला भोजन मिलता है तो बच्चे कुपोषित ही होंगे ना। इस पर वर्कआउट क्यों नहीं होता, कहाँ दिक्कत है? यदि प्रदेश के मुखिया की मंशा साफ है, मैं तो कह रही हूँ, यदि वो कुछ बोलते हैं तो धरातल की चीज़ों को कौन समेटेगा? देखिए राखी जी, जो लोगों का काम ही है, जिस पार्टी के लोग और जिस पार्टी के नेता खुराफात करने का जिनका काम हो, वो लोगों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर लेंगे। धर्मांतर स्वतंत्रता विधेयक, उसको क्या बोल रहे हैं? लव जिहाद है ये इसका नाम बदल दें, उसका नाम बदल दें, ये कर दें, उसका नाम, कल रानी देवी अहिल्याबाई का नाम बदल दिया इन्होंने, जो क्रांतिकारी लोगों को। तो वो जो लोग इस उसमें रहते, सुबह उठेंगे एक हेडलाइन बनाएंगे, एक मिनिस्टर दूसरी हेडलाइन बनाएगा, तीसरा एक हेडलाइन बनाएगा, ये इन चीज़ों से प्रदेश नहीं चल सकता। क्यों भयभीत हैं आप? कहाँ गया 20 लाख करोड़ का रिलीफ फंड? उसका क्या 1 रुपया भी आपको बताया है उन्होंने? जिसकी 5-5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये करेंगे हम, वो दे देंगे हम, और प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड, 1 रुपए का रिलीफ फंड की इस बजट में नहीं बताया। वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि क्या खर्चा है क्या नहीं है। आप कहते हैं नर्मदा एक्सप्रेस वे बना लीजिए, बनाइए, अच्छी बात है। 132 रुपए का पेट्रोल आप 100 रुपए से ज़्यादा की कीमत में खरीद रहे हैं, उसके बाद भी आपको टोल देना है उस पर। यानी आप, ऐसा नहीं है, इतना टैक्स देने के बाद भी अगर आपको राखी जी उस रोड पे से निकलना है यहाँ से इंदौर, तो आप टोल दीजिए। ये स्थितियाँ अगर इस प्रदेश में रहेंगी, जो आदित्य नारायण जी ने कहा कि जो आर्थिक कोरोना था, जब लोगों का सब चरमरा गया, लोग बुरी तरीके से त्राहिमाम हैं, उससे उभारने के लिए इस सरकार ने क्या इस बजट में लाया? रोडें तो हम बाद में बना लेंगे, पहले ये आज की प्राथमिकता नहीं। आज की प्राथमिकता लोगों के रोजगार मिले, अर्थव्यवस्था को हम पटरी पे लाएं, हमारी जो स्वास्थ्य की, अस्पतालों की जो बुरी स्थिति है उसको हम रास्ते पे लाएं। पुल हम बाद में बना लेंगे। आज शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा आप बनाइए। आपने कहा कि हम सीएम राइजिंग स्कूल्स बनाएंगे, लेकिन कहीं बजट में ये पता चला कि जो 30,000 चयनित शिक्षक हैं जो जगह जगह हड़ताल करते घूम रहे हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनको वापसी करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए बजट में क्या प्रावधान है? नई नौकरियों के लिए बजट में क्या प्रावधान है? 2,41,000 करोड़ का आपने बजट तो प्रस्तुत किया, लेकिन जो लोगों की आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं दिखी क्या आपको? एग्रीकल्चर का, जैसे आदित्य नारायण जी ने कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ, खास तौर पे डेयरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे दुग्ध उत्पादक किसान हैं, फल सब्जी लगाने वाले किसान हैं, वो लॉकडाउन में कुछ कर नहीं पाए और उसी टाइम में जो है उनकी फल सब्जी आ गई तो खेतों में सड़ गई, कोई उसका कोई वो नहीं था, तो उनको भारी नुकसान हुआ। उस मामले में संतरा जो था, हमारे आगर, शाजापुर और बाकी जगहों के बैतूल के लोग संतरे को दूसरे राज्यों में भेजते थे, केले को दूसरे राज्यों में भेजते थे, नहीं भेज पाए हम, उसका नुकसान हुआ लोगों को, उसको आपने कोई मुआवजे के रूप में कंपनसेट नहीं किया। तो आखिर भाई हो क्या रहा है? हम कर्ज पे कर्ज देते जा रहे हैं। ये सरकार का बजट तो ये बता रहा है कि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि राखी जी आप एक महल बना लीजिए, सुविधा उपभोग की चीज़ों को आप खरीद लीजिए
और उसको जो कमाइएगा वो उसके ब्याज में दे दीजिए और घर में जो राशन है वो उधार लेके ले आइएगा। तो ये कैसे हम होंगे? क्या जो लोगों की वास्तविक जो है ये पूरा जो बजट है, जिसको कहते हैं ना, मैं अगर इसको कहूँ शायद अच्छी भाषा नहीं हो, ये बोगस बजट रहा पूरा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय की सीमा है, सत्येंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अब क्या उम्मीद करें कि थोड़ी सी राहत इसमें ना मिल पाई, लेकिन इतनी चर्चाएं, इतनी प्रतिक्रिया आ रही हैं, आगे भी आएंगी, तमाम लोगों की, दिग्गजों से लेकर आम जनता तक कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि बजट सत्र तो आगे चलना ही। देखिए, बिल्कुल ये जो बजट आया है, कह जरूर रहे हैं, देखिए मैं बता दूं आपको, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इस बजट के अंदर जो आप देखिए आधारभूत संरचना बढ़ाते हैं तो उसमें पूंजीगत व्यय जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब करते हैं तो मतलब कि सरकार अपने राज्य के अंदर ऐसे संसाधन डेवलप कर रही है, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 रुपये अगर हम उसमें खर्च करते हैं तो वो रिटर्न होकर के 3 रुपये तक उसमें इनकम होती है सरकार को। जैसे रोड बनाने में, जैसा कि आदित्य नारायण जी ने भी उसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, मैं ही बात कर रहा हूँ, तो उसमें कैपिटल जो आपका व्यय एक्सपेंडिचर उसमें आधा मतलब 1.5 गुना कर दिया गया, 44,152 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसी प्रकार से राजस्व व्यय जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो पेंशन और वेतन जिसमें स्थापना खर्च भी आता है, ये सारे ये भी बढ़ा करके 1,72,971 करोड़ रुपए किया गया है। इसमें भी 12% की बढ़ोतरी की गई है। काफ़ी अच्छा बजट है, समझने वाली बात है। उसके ये और कोरोना के बाद, जब कोरोना मतलब शताब्दियों में ऐसा दंश आता, उसके बाद इस बजट की ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस तरीके का बजट है, जन जन के लिए है। और आप चाहे देखिए, चाहे बच्चों के लिए देखिए, चाहे युवाओं को देखिए, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे किसानों के लिए बजट में 44% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 12,900 करोड़ का बजट हुआ करता था कृषि का और सहकारिता विभाग का मिला के 3-4 विभाग का, वो 18,577 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें 44% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और सभी जगह हर क्षेत्र को सरकार ने छुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नए स्कूल खोले जा रहे हैं। 9,000 से ज्यादा स्कूलों को डिजिटलाइज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि अभी कांग्रेस की जो प्रति व्यक्ति आय जो थी, हाँ मैं बस 15 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से प्रति व्यक्ति आय में, तो ये सरकार जो लोगों को, मध्य प्रदेश की लोगों को पूछना चाहिए कि 2019 में जब 90,100 रुपए, 90,000 या 91,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, वह 72,000 कैसे आ गई? क्योंकि चलिए अभी कोविड आया है, तो मानता हूं ये प्रश्न बनता ही है कि 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति, 72,000 से 68,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय कम हुई। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है कि जब कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 91,000 रुपए प्रति व्यक्ति आए थे। अरे साहब, आप देख लीजिएगा, देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा, बार-बार उस पर ना जाए प्लीज। चलिए ठीक है, हमने हमारे चलिए, जीडीपी बढ़ा है, नहीं तो आप प्रति व्यक्ति आय कैसे कम हो गई? अरे आपको, आप देख लीजिए, मैं 2018। चलिए देखिए, समय की सीमा है, चर्चा लगातार, हम बजट पर बैठेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे तो बात बढ़ती जाएगी। समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में और तर्कों में बात होनी चाहिए थी। बहुत छोटा सा सवाल था कि आगे वो राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर बार बार चीजें आंकड़ों पर जा रही हैं। खैर, अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि कितनी राहत जनता को मिलती है, या फिर अब जो बजट आना था वो तो आ ही चुका है, जिसे जो सोचना है वो सोचेगा। अब लोगों को कैसे उसको सफर करना है, ये आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।